हेलो स्टूडेंट, आज हम आरोप पुस्तक का जो अंतिम पार्ट है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इन्होंने लिखा है। यद्यपि अंबेडकर ने जो कोई गद्य रचनाएं नहीं लिखी है, इन्होंने कहानी उपन्यास वगैरह, लेकिन उनके अंग्रेजी भाषा के अंदर कुछ भाषण और कुछ पुस्तकें जो उन्होंने लिखी है, कई अच्छी पुस्तकें भी लिखी है और कई अंग्रेजी भाषा के अंदर जो भाषण उन्होंने लिखे हैं। अंबेडकर के बारे में जब अपन बात करते हैं तो उनका एक महती योगदान हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहा है, क्योंकि अंबेडकर ने यहाँ जो जातिगत भेदभाव है, जो छुआछूत का भेदभाव है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए अंबेडकर ने बहुत सारा प्रयास किया। इसके अलावा जब बात करें अपन संविधान की, तो संविधान बनाने वाले लोगों में अंबेडकर का सबसे प्रमुख योगदान माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अंबेडकर ने अंत में इस जातिवाद की जो है कारनामे से दुखी होकर, इस जातिवादी मानसिकता से दुखी होकर उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। इन्होंने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि अपने काफी लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये बाद में अंत में श्रीलंका चले गए थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए इस पाठ को, जिसका नाम है आपके सामने, इस पाठ का नाम भी मैं बता देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो पाठ का नाम लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, जाति प्रथा एक बहुत बड़ी विडंबना थी हमारे समाज की। प्राचीन काल में जाति प्रथा का बहुत बड़ा विद्रूप रूप हिंदुस्तान के अंदर था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में हमारा समाज बंटा हुआ था और जो चौथा वर्ण था शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्रों की स्थिति जो थी बहुत नाजुक थी। भेदभाव का बहुत ज्यादा शिकार होते थे, जातिगत हीन भावना का शिकार थे। यद्यपि जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे महापुरुषों द्वारा गढ़ी गई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में लोगों की संकीर्ण मानसिकता से इस जातिवाद का भूत जो है वो समाज के अंदर बहुत ज्यादा शिकार बन गए लोग। और दूसरा जो है श्रम विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। श्रम का मतलब होता है कि जो आप कार्य करते हो, परिश्रम करते हो, उसका विभाजन किस तरह से हो। तो ये जो दोनों चीजें हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से बंधी हुई है। एक ही सिक्के के कह सकते हैं दो पहलू है, मतलब एक हेड है तो एक टेल है। क्योंकि जाति प्रथा जो थी, ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा जो है वो आपके श्रम विभाजन का ही रूप थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने भी ये एक ऑप्शन दिया था, भीमराव अंबेडकर ने, कि भाई यदि आप इस जाति प्रथा को कम करना चाहते हैं, जाति प्रथा को हटाना चाहते हैं, तो आपको काम के बंटवारे के संदर्भ में देखना पड़ेगा। तो अंबेडकर ने इन दोनों विषयों के ऊपर काफी कुछ खुल करके, यद्यपि अंबेडकर ने हिंदी में कोई रचना लिखी नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने या तो कुछ पुस्तकें लिखी अंग्रेजी भाषा में, कई अच्छी पुस्तकें लिखी है, या फिर जो इनके भाषण का कलेक्शन है, जो इन्होंने भाषण दिए अंग्रेजी भाषा में, वो भाषण है। तो जब अपन बाबा साहब अंबेडकर का परिचय पढ़ते हैं तो परिचय के अंदर आप देखेंगे कि अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो स्वयं भी दलित जाति के थे, आपके सामने क्लियर नजर आ रहा है कि 14 अप्रैल सन 1891 को महू जो जिला है मध्य प्रदेश का, एमपी जिसको शॉर्टकट में अपन कहते हैं, मध्य प्रदेश के महू जिले के अंदर 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है सन 1956 में दिल्ली के अंदर हुई, दिसंबर सन 1956 को दिल्ली के अंदर। अब आप देखिए, केवल 66 साल की उम्र में, 66 ईयर्स, इसके अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया हिंदुस्तान में। ये देखो, ऐसा माना जाता है कि अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन पढ़े लिखे लोगों में अंबेडकर का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना जाता है। ये पहले जो है अपने संविधान निर्माता तो है ही, जो संविधान मतलब अकेले नहीं है, यद्यपि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका भी बड़ा योगदान है। इसके अलावा अपने और भी कई लोगों का योगदान है। सिन्हा करके थे, अस्थायी सदस्य थे, और भी लोगों ने बहुत कुछ मेहनत की, तब जाके संविधान बना। लेकिन वो बात अलग है। यहाँ अंबेडकर का चित्र भी दिया है बाबा साहेब का। इनको आदर से बाबा साहेब कहे का नाम दिया जाता था, जबकि इनका नाम है भीमराव और अंबेडकर जो इनके सरनेम है। और बाबा साहेब जो है, जैसे कि अपन तिलक को लोकमान्य बोलते हैं,
महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, उसी तरह भीमराव अंबेडकर को आदर के साथ बाबा साहेब नाम से जाना जाता था। तो अब हम इनके जन्म और मृत्यु के सन के बाद इनका जो कंप्लीटली जो इनके भाषण और पुस्तकें हैं वो बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, ये एक कलेक्शन है इनका जिसका नाम है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। 21 भागों में ये प्रकाशित है और उन 21 भागों के अंदर सारा कुछ आ जाता है, चाहे इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हो अंग्रेजी भाषा के अंदर, चाहे इनके द्वारा लिखे हुए भाषण हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। जब बात करें प्रमुख रचनाओं की तो देखिए आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। सारी की सारी रचनाएं विथ यहाँ पर सन के साथ दी हुई है। सारी की सारी रचनाएं आपको अंग्रेजी के अंदर मिलेगी। बाद में उनका जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन है भारत सरकार की जो है परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया और उसका नाम रखा था बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन किया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने अपनी जो सारी रचनाएं हैं वो इंग्लिश के अंदर लिखी, जो इनकी सबसे पहली रचना है। अब इनमें से देखो कुछ पुस्तकें हैं जो प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कुछ तो बुक्स है जो इनकी लिखी हुई है इंग्लिश भाषा के अंदर, कुछ बुक्स है और कुछ जो इनकी स्पीच है, भाषण, जो इन्होंने महत्वपूर्ण मौकों के आधार पर, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ हो, कोई सेमिनार रहा हो या कोई आंदोलन रहा हो, उसके अंदर जो इन्होंने स्पीच दिया, उस स्पीच की जो है ये इंग्लिश के अंदर है। तो सबसे पहली रचना जब अपन पढ़ते हैं तो उसका नाम है द कास्ट इन इंडिया। सबसे पहली रचना है द कास्ट इन इंडिया। दूसरी जो रचना है इनका उसका नाम है देयर मैकेनिज्म। उसके बाद तीसरी रचना है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये रचनाएं 1917 में प्रकाशित हुई। जो तीन रचनाएं मैं आपको बता रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं कि ना कोई कहानी है, ना उपन्यास है, ना निबंध है, ना नाटक है, ना कोई और गद्य रचना है, ना कोई कविता है। भीमराव अंबेडकर की दो ही प्रकार की चीजें प्रकाशित मिली है, या तो मिली है उनकी बुक्स या फिर उनकी स्पीच। उसके बाद इन्होंने एक रचना लिखी द अनटचेबल्स यानी छुआछूत के ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद हु आर द, ये दोनों रचनाएं अंबेडकर की आई है 1948 के अंदर। उसके बाद 1946 में एक रचना आई हु आर द शूद्राज यानी शूद्र कौन है उसके बारे में। उसके बाद 1957 के अंदर इनकी रचना आई बुद्धा एंड हिज धम्मा। 1957 में जो रचना है उसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद 1955 में इनकी रचना आई थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1955 में जो रचना है उसका नाम है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद 1923 के अंदर एक रचना आई द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी भारतीय रुपए के गिरते स्तर को, यानी रुपए की जो समस्या है उसके ऊपर उन्होंने रचना लिखी जिसका नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की 1916 में। पीएचडी आप जानते हो किसी थीसिस पे लिखी जाती है, किसी विषय विशेष पे लिखी जाती है, जो 5 साल की लगभग अनुमानित डिग्री होती है, जिसको अपन शोध विषय भी बोलते हैं। किसी विषय विशेष पर शोध करते हैं, कोई अन्वेषण करते हैं, खोजबीन करते हैं। मान लो कोई फूल वनस्पतियों पे ले लिया या पशु पक्षियों पे ले लिया या हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट ले लिया। पीएचडी एक डिग्री होती है जिसके बाद डॉक्टरेट की आप डिग्री हासिल कर लेते हो। तो इन्होंने जो अपनी पीएचडी की, उस पीएचडी की डिग्री का जो थीसिस थी उसका नाम था द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया। जब इन्होंने पीएचडी की 1916 में, उसकी थीसिस क्या थी? द एबुलेशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद 1965 के अंदर एक रचना आई द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद 1936 में एक रचना छपी जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद 1943 के अंदर इनकी जो रचना है लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसके बाद 1956 में एक रचना छपी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये जो इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलती है, जो मैंने आपके सामने अभी बताया है, इनमें से कुछ पुस्तकें हैं और कुछ जो है भाषण है। इसके अलावा इनकी 2-3 पत्र पत्रिकाएं भी निकलती थी। पहली पत्र
पत्रिका का नाम है मूक नायक, दूसरी है बहिष्कृत भारत और तीसरा है जनता। ये 3 पत्रिकाएं इनकी निकली है, जिसमें वापस रिपीट कर दूं, मूक नायक पहली पत्रिका का नाम, दूसरी है बहिष्कृत भारत और तीसरी जो पत्रिका का नाम है जनता। इस प्रकार अंबेडकर का ये छोटा सा परिचय आपके सामने था। अब अंबेडकर ने मानव मुक्ति के लिए, मानव जाति के लिए, शूद्र के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मतलब उनको जो अत्याचार से मुक्ति के लिए, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उससे मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किया। इसलिए इनको मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। मानव मुक्ति मतलब जो मनुष्य अत्याचार से ग्रस्त थे, जिनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, जो बहुत ज्यादा सताए जाते थे, प्रताड़ित थे, शोषक वर्ग जो है, उनकी मुक्ति के लिए इन्होंने अथाह प्रयास किया। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं अंबेडकर के बारे में कि बाबा साहेब अंबेडकर जब पढ़ने जाते थे विद्यालय के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय अंबेडकर को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा और जातिवाद का एक भयंकर दौर था उस समय। और उस समय अंबेडकर चूंकि स्वयं दलित जाति से आते थे, SC/ST से आते थे, छोटी जाति से आते थे, शूद्र वर्ग से आते थे जो अंतिम वर्ण है, तो बाकी बच्चों को तो जो स्वर्ण जाति के बच्चे थे, मतलब उच्च जाति के जो थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या वैश्य, उनको एक अलग जगह पे बिठाया जाता, और जो निम्न जाति के बच्चे थे उनको वहां बैठाया जाता। जो उच्च जाति के बच्चे जो अपने शूज खोलते थे, जो जूतियां या चप्पल खोलते थे, और पानी की मटकी जो रखी होती थी उसके उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। तो अंबेडकर का मन, बाल मन पे काफी ज्यादा चोट पहुंची, लेकिन अंबेडकर ने ये मन में तय कर लिया कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। जब घर जाकर के उन्होंने अपने माता पिता से ये बात बताई, माता पिता से ये घटनाक्रम बताया कि स्कूल में इनका दिन इस प्रकार से बीता, जो प्रारंभिक शिक्षा की बात है, जिस समय ये प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ रहे थे उस समय, तो माता पिता ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप जो आगे से शिक्षा प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन अंबेडकर ने तय कर लिया कि मैं पढ़ूंगा, और पढ़ करके और दुनिया में या फिर भारत के अंदर जिस प्रकार मानव जाति के बीच जो एक खाई है, एक छोटे बड़े का जो भेदभाव है, उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। और उसके लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया, और इनकी मन में इच्छा थी कि भाई मैं पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा जज बनूं, बहुत बड़ा वकील बनूं। इसलिए इन्होंने बाद में कानून की पढ़ाई की। ऐसा माना जाता है कि अपने टाइम में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भारत के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। तो आपको जानकर हैरानी होगी, कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि उस जातिगत विद्रूपता से, उस जातिगत भेदभाव से जूझते हुए, उसके सामने टक्कर लेते हुए वो व्यक्ति किस प्रकार से जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की होगी, कैसे उन्होंने उस शिक्षा प्राप्त की होगी। उसके बाद वो विदेशों में पढ़ने गए, वहाँ विदेशों में जाकर के इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, लॉ किया, और लॉ करने के बाद यहाँ वापस आए, क्योंकि संविधान बनाना कोई छोटा काम नहीं था। संविधान बनाना, वो भी भारत जैसे एक महान लोकतंत्र का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका संविधान बनाना, एक बिखरा हुआ देश, जिस देश के अंदर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न पंथ के लोग, वहां पर भी इतनी ज्यादा विभिन्नता, कई तरह की विभिन्नता है। कोस कोस पर पानी बदल जाता है, कोस कोस पर वाणी बदल जाती है, कोस कोस पर जातियां बदल जाती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं, परंपराएं बदल जाती है, हर तरह का सिस्टम बदल जाता है। उसको एक छत के नीचे लाना, उसको कानून के दायरे में लाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अंबेडकर ने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा वर्क किया, होमवर्क किया, और इनकी एजुकेशन का ही परिणाम था कि अच्छी एजुकेशन के कारण उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान में कोई खास कमियां रही हो या खास खोट रही हो, तो ये प्रत्यक्षतया अपना यदि माने तो योगदान अंबेडकर का ही है। यद्यपि मैंने पहले भी बताया आपको कि और भी बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से लोगों ने इस संविधान बनाने में काफी जो है अपनी लगन लगाई, मेहनत लगाई, लेकिन अंबेडकर के बिना ये संभव नहीं था। अंबेडकर ने इसके अंदर बहुत जी जान झोंका, जिसका एक उद्देश्य तो ये था कि वो जो है दलितों को न्याय दिलाना चाहते थे, जो मानव के अंदर भेदभाव था उसको खत्म करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त किया। और उनकी हार्दिक इच्छा थी शुरू से ही कि मैं बहुत बड़ा वकील बनूं और इन लोगों को न्याय दिलाऊं, और ये लोग जो
कम से कम उस चीज़ों का सामना नहीं कर सके जो मैंने सामना किया है, मेरे जैसे लोगों ने जो सामना किया है, कम से कम आज़ादी के बाद जातिवाड़ा। यद्यपि आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जातिगत भेदभाव काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन जड़ से समूल खत्म नहीं हुआ है। यत्र तत्र हमें ऐसी कई जो है घटनाएं देखने को मिल जाती जिसमें जातिवाद हावी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गया है। आज योग्यता का पूरा आकलन होता है, जो निम्न जाति के लोग हैं उनको आरक्षण से काफ़ी कुछ फायदा हुआ है। अंबेडकर ने संविधान के अंदर उनको जो राइट्स दिए उस राइट्स का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। तो अंबेडकर के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मानव मुक्ति के पुरोधा थे, मतलब मानव मुक्ति के लिए उनका जो प्रयास था वो किसी महापुरुष से कम नहीं था। तो अपन जब भारत के महापुरुषों में गणना करते हैं ना, तो अंबेडकर का नाम भी वहां आता है। और बाबा साहेब नाम जो इनका आदर के साथ प्रेम से जनता ने दिया, बाबा साहेब, और ऐसा आप देखने को भी मिलता है कि भीमराव अंबेडकर का सम्मान जो है हर भारतीय के घर में है। सब लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं। ऐसी बात नहीं कि दलित जाति के लोग, बल्कि कोई जाति वर्ग का हो, कोई धर्म का हो, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को हर व्यक्ति सम्मान की नज़र से देखता है और उनको आदर देता है, संविधान के नाते हो या उन्होंने जो और प्रयास किए उसके नाते हो, इसलिए तो उनको बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार जो है, भाजपा की सरकार, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न दिया है। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है और वास्तव में भारत रत्न के लायक है ये। इस व्यक्ति ने जितना कुछ अपने देश के लिए किया, इस विशाल लोकतंत्र के लिए किया और विशेष तौर से मानव जाति के लिए जो किया, तो वो पूरे हकदार बनते हैं, भारत रत्न के पूरे हकदार बनते हैं। वास्तव में भारत के एक प्रकार से वो रत्न थे। यद्यपि लंबे समय तक उनको ये पुरस्कार नहीं मिला, ये बड़ी अजीब विडंबना है। अब मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक है। बिल्कुल सही बात, ये पहले वर्णन हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क अमेरिका गए और उसके बाद लंदन गए। अब आप देखो कि उस समय, जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे, उस समय राजा महाराजाओं का शासन था और दूसरी तरफ अंग्रेजों का शासन था। तो बड़ौदा के जो नरेश थे, बड़ौदा के जो राजा थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को, इनके टैलेंट को पहचाना और उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, मतलब जो खर्चा दिया, उनको पैसे दिए और ये उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए पहले तो न्यूयॉर्क गए अमेरिका के अंदर और उसके बाद वहाँ अमेरिका से वो लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग में अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, देखो अब उनकी पहचान क्या है हमारे सामने, किस रूप में अंबेडकर पहचाने जाते हैं। तो एक तो इतिहास मीमांसक है, यानी हिस्ट्री की उन्हें पूरी गहरी समझ थी, उसकी मीमांसा करना, उनका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना वो जानते थे। विधिवेता यानी कानून के तो बहुत बड़े जानकार थे, मतलब कानून के तो वो पूरी तरह से मास्टर थे, कहने का मतलब, क्योंकि संविधान उसके बिना तो बन नहीं सकता था। कानून के जानकार के बिना संविधान बनना आसान नहीं था। उसके अलावा अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। देखो आप जो विषय सामने आ रहे हैं ना, वो अपने आप में एक महाभारत है, अपने आप एक रामायण है, अपने आप में एक विशाल संदर्भ है। तो उसका जानकार होना, और सबसे हैरानी की बात यह कि अंबेडकर कोई एक फील्ड से बंधा हुआ नहीं, मतलब उन्होंने न जाने कितनी तो भाषाएं पढ़ी होगी, कई भाषाओं के वो जानकार थे। इसके अलावा कई बड़े बड़े विषयों जैसे अर्थशास्त्र के हैं, राजनीति शास्त्र के हैं, कानून के बारे में जानकार है, दर्शन शास्त्र के हैं, और न जाने कितनी प्रकार की उनके पास टैलेंट का भरपूर मात्रा थी। देखिए, विधिवेता के बाद अर्थशास्त्री, फिर समाजशास्त्री थे, सामाजिक सिद्धांतों के बारे में भली भांति जानते थे, शिक्षाविद थे, मतलब बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, और धर्म और दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब कम से कम 7-8 भारी भरकम विशाल विषयों के वो ज्ञाता थे। देखो, अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना, विधिवेता होना, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होना, धर्मशास्त्र का ज्ञाता होना, एक साथ एक व्यक्ति का, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप में एक महान ग्रंथ थे, वो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक महान ग्रंथ थे। और ग्रंथ भी कोई एक विषय का नहीं, कम से कम कई विषयों के ग्रंथ, वो एक साथ एक व्यक्ति था, मतलब एक व्यक्ति में कई क्वालिटी थी। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर क्या है कि जो लोग अंबेडकर के बारे में नहीं जानते, वे लोग केवल यही जानते हैं कि अंबेडकर ने केवल भारतीय संविधान का निर्माण किया। नहीं, ये बात नहीं है।
बाबा साहेब अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर जो है, वो अपने आप में एक अलग ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। वो देखो उनके नाम कई रिकॉर्ड है, देखो संविधान बनाने का रिकॉर्ड तो अलग से है ही, जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। जब से बच्चा सही तरीके से पढ़ना शुरू होता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले व्यक्तियों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अग्रणी स्थान था, मतलब सबसे पहला स्थान वो रखते हैं। उसके अलावा देखो विधिवेता, मतलब कानून के बहुत बड़े जानकार थे वो। उसके अलावा अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अच्छे पंडित थे, विद्वान थे। संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे। इसके अलावा दर्शन शास्त्र के बड़े विद्वान थे। इसके अलावा इतिहास के बड़े विद्वान थे। धर्म के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखते थे। तो देखिए आप, वो अपने आप में एक महान विद्वान या यूं कहें एक महापुरुष की श्रेणी में है, गिन सकते हैं अपन उनको। इसके अलावा समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखो वो उनके सामने एक टारगेट था, उनके सामने एक इशू था, एक सब्जेक्ट था कि भाई मुझे इन तीन को न्याय दिलाना। तीन कौन, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर कि बाबा साहेब अंबेडकर ने किन किन को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया। तो आप देखो सबसे पहले उसके अंदर नाम आता है स्त्रियां। देखो केवल दलित ही नहीं, केवल निम्न जाति के लोग ही नहीं, बल्कि दलित जाति के लोग भी उस समय बड़े शोषण का शिकार थे। स्त्रियां भी शोषण का शिकार थी। और दूसरा मजदूरों को बड़े शोषण का शिकार होना पड़ता था। तो इन्होंने इन तीनों के न्याय के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। सबसे पहला दलित जाति, मतलब जिसको अछूत भी कहते हो, दलित भी कहते हो, शूद्र भी बोल सकते हो, निम्न जाति भी बोल सकते हो, जो पिछड़े वर्ग के लोग भी बोल सकते हो। दूसरा स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियों की भी देखो, भारतीय स्त्री जो भारतीय नारी थी उनका जीवन भी कोई अच्छा नहीं था। वो कई जो है बुराइयों का सामना कर रही थी, कई सामाजिक समस्याओं का सामना कर रही थी। और तीसरा जो था मजदूर, उनके लिए इन्होंने अथाह प्रयास किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर के बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा, अब आप ये नोट करने की बात है कि एक बार जो प्रारंभिक कक्षा में पढ़ रहे थे, जो प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे थे, जो शुरुआती शिक्षा थी, तो एक टीचर ने उसके टैलेंट को देखकर, उसके हुनर को देखकर उनसे पूछा कि भाई आप पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे। तो उन्होंने, अंबेडकर ने क्या उत्तर दिया, आप ध्यान से सुनिए, कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। और क्यों बनूंगा ये भी बताए। देखो अंबेडकर ने अपनी मनसा साफ कर दी कि मैं क्या बनूंगा और क्यों बनूंगा। तो बोला वकील बनूंगा। अब वकील क्यों बनोगे, कि अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। बस ये बचपन से ही उनकी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने उस चीज का सामना किया था, उस दर्द को उन्होंने झेला था। इसलिए उन्होंने पहले से ही मन में बना रखा था कि मैं वकील बनकर, बाकी वो कोई बड़े राजनेता या बड़े किसी पद पे या प्रशासनिक पद पे नहीं जाना चाहते थे। अंबेडकर की हमेशा एक ही मन में लालसा थी कि मैं केवल और केवल जो है वकील बनूंगा, क्योंकि एक वकील ही न्याय दिला सकता है। जज की उतनी भूमिका नहीं होती, क्योंकि जज भी वकील के द्वारा जो बेस तैयार किया हुआ होता है, वकील के द्वारा तर्क दिए जाते हैं, वकील के द्वारा जो दलीलें रखी जाती है, चाहे वो सही हो या गलत, जज को उसको मानना पड़ता है। जज के सामने वकील एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है और जज को उसके आधार पर निर्णय देना पड़ता है। कई बार देखिए वकील इतने ज्यादा साक्ष्य और गवाह मजबूत पेश कर देता है कि जज को पता होता है कि ये गलत है, फिर भी उसको मजबूरन फैसला सुनाना पड़ता है। कई बार वकील कोई कम बुद्धि वाला होता है और वो न्याय के लिए तथ्य पेश नहीं कर सकता, तो जज को मजबूरी में साक्ष्य के अभाव में अन्याय भी करना पड़ता है। तो जज उतना जो है अपन नहीं कह सकते कि न्याय के लिए अग्रणी होता है। न्याय के लिए अग्रणी कोई यदि है वो वकील होता है। लेकिन इतनी अवश्य बात है कि वकील टैलेंटेड होना चाहिए, वकील बुद्धिमान होना चाहिए, तो अवश्य न्याय दिला सकता है। तो जब उनके शिक्षक ने पूछा कि भाई आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे, तो अंबेडकर ने साफ साफ बात बोली कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा
और जो अछूत लोग हैं, जो दलित लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनको न्याय दिलाऊंगा और भारत के अंदर छुआछूत को खत्म करूंगा। अब इसके लिए अंबेडकर को पढ़ाई करनी जरूरी थी, क्योंकि वकील आप ऐसे ही तो बन नहीं सकते। आजकल तो देखिए लॉ करना उतना मुश्किल नहीं रहा, काफी कुछ आसान हो गया है और लॉ आप कर सकते हो। लेकिन जिस समय की अपन बात कर रहे हैं उस समय देखिए जो है राजतंत्र था। राजतंत्र में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, बड़े घराने के बच्चे होते थे, वो हाईएस्ट जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे, उच्च जो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर सकते थे, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में। लेकिन जो निम्न जाति के बच्चे थे और जो गरीब परिवार से बच्चे आते थे, उनके लिए जज बनना, वकील बनना और हायर एजुकेशन प्राप्त करना केवल कल्पना की बात थी, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता था। अब अपन देखते हैं कि भाई अंबेडकर ने जमकर पढ़ाई की, व्यापक अध्ययन और चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। ये वह कि दासता का सबसे व्यापक गहन रूप सामाजिक दासता है और उसके उन्मूलन के लिए, उनके उन्मूलन के बिना भी कोई स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेष रहेगी, इसलिए वो अधूरी होगी। ये उनका मानना था। अंबेडकर का मानना था कि भाई आजादी का असली मतलब तभी है जब सब लोगों को उसका अधिकार मिले। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, यदि सबको एजुकेशन नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेगी, तो फिर वो आजादी का कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुट्ठी भर लोगों का जो है आजादी मानी जाएगी। फिर कुछ लोग तो वैसे भी गुलाम रह जाएंगे। फर्क इतना होगा कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और बाद में उन जो है सामाजिक बुराइयों के गुलाम हो जाएंगे। तो अंग्रेज जाने के बाद भी अंबेडकर का मानना था कि जब तक पूर्ण रूप में इस गुलामी को खत्म नहीं किया जाता, जो सामाजिक बुराइयां उनको खत्म नहीं किया जाता, जब तक छुआछूत को खत्म नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण रूप से भारत आजाद नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की, अध्ययन किया, मनन किया और संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा उन्होंने और भी कई प्रयास है जो किए। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। मतलब वो जो इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, यदि आप देखते हैं कि भाई अंबेडकर जो है उनके प्रेरक आइडियल कौन थे, मतलब वो किन लोगों के जीवन रास्ते पे चलते थे, किन को फॉलो करते थे। आजकल भी आप देखते हो कि हर व्यक्ति का कोई न कोई रोल मॉडल होता है, आइडियल होता है, आदर्श होता है। कोई खिलाड़ी किसी का आइडियल होता है, कोई पॉलिटिशियन किसी का आइडियल होता है, कोई जो है सिविल सर्विसेज वाला आइडियल होता है, या कोई हीरो हीरोइन आइडियल होता है। तो आप देखो बाबा साहेब अंबेडकर, ये भी बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार कि अंबेडकर के आइडियल कौन थे, मतलब उनके लिए आदर्श कौन थे, वो किन 3 लोगों को फॉलो करते थे, किन के जीवन का अनुसरण करते थे। तो आपको मैं बताता चलूं यहां पर, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, महात्मा बुद्ध, उनसे बहुत प्रेरित थे बाबा साहेब अंबेडकर। दूसरा कबीर, जो आप जानते हो कि भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, उसके आपके ज्ञानाश्रयी कवि माने जाते हैं कबीर। एक हिंदी के अंदर बहुत बड़े कवि है कबीर। और तीसरे है ज्योतिबा फूले। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, तो यहां पे ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है कि महात्मा बुद्ध एक, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फूले, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रेरक रहे किसके लिए? बाबा साहेब अंबेडकर के लिए। इसमें प्रश्न कैसा आ सकता है कि अंबेडकर के प्रेरक कौन से 3 व्यक्ति रहे, या भीमराव अंबेडकर ने किन 3 लोगों से प्रेरणा ली, या उनके आदर्श पुरुष 3 कौन रहे? तो आपको नाम याद रखना। पहला है आपके महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, बहुत बड़े व्यक्तित्व के थे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हो कि बचपन में ही उनके मन में समाज सुधार का जुनून सवार हो गया और आगे चल के वो बहुत बड़े महापुरुष बने जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, ये नाम गुरु नानक है, जिनके नाम आपने सुन रखे होंगे। दूसरे कबीर। कबीर देखो क्यों उनके प्रेरक थे। अब ये तीनों ही मूल कारण है उसका, तीनों प्रेरक होने का पीछे एक तथ्य आप लोग समझो इसको, कि महात्मा बुद्ध ने भी सामाजिक जो है असमानता खत्म करने का प्रयास किया। कबीर ने भी समाज के अंदर जो धार्मिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, उसको खत्म करने का प्रयास किया। और ज्योतिबा फूले जो स्वयं एक ब्राह्मण थे। अब देखो ज्योतिबा फूले के बारे में
इन दो कबीर और बुद्ध के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन ज्योतिबा फूले कौन है? आपने सुना होगा कि भारत के अंदर लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल प्रचलन कम था। देश आजाद हो गया, फिर भी जो है लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बालिका शिक्षा, कन्या शिक्षा का बहुत ज्यादा कमी थी, महिला शिक्षा बिल्कुल नहीं के बराबर थी। तो ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के नाम था सावित्रीबाई फूले, इन दोनों ने मिल करके और स्त्रियों को पढ़ाने के लिए एक, और दूसरा दलितों को न्याय दिलाने के लिए खूब प्रयास किया। अब क्या किया इन्होंने, दोनों पति पत्नी ने मिल करके, एक बार एक घटना घटित हो गई कि कुछ दलित जाति की, छोटी जाति की लड़कियां तालाब पे पानी पी रही थी, तभी उच्च जाति की कुछ छात्राएं आ जाती है और उनके साथ बदतमीजी करती है और वहां से पानी पीते हुए उनको भगा देती है। उस दिन पति पत्नी के मन में, दोनों के मन में बड़ी जो है दुख की भावना हुई कि भाई जाति के आधार पर कोई किसी को इतना लज्जित कैसे कर सकता है। वो भी लड़कियां थी, ये भी लड़कियां थी, तालाब सार्वजनिक स्थान है, लेकिन उन बेचारी गरीब लड़कियों को, दलित लड़कियों को, उच्च जाति की उन लड़कियों ने वहां से भगा दिया। उस दिन से उन्होंने मन में ठान लिया, पति पत्नी दोनों ने, सावित्रीबाई फूले पत्नी का नाम था और ज्योतिबा फूले जो महापुरुष थे, उन्होंने तय कर लिया कि हम लोग इन दलितों को न्याय दिलाने के लिए रात दिन प्रयास करेंगे। और दूसरा, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर पहली कन्या पाठशाला की स्थापना की और उनका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया, उनको जाति से बाहर कर दिया गया, इनके ऊपर गोबर फेंका गया, इनको गालियां दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन भर उन्होंने स्त्रियों को और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो इसके कारण है, देखिए आप, भीमराव अम्बेडकर ने जो इन तीन लोगों को प्रेरक माना ना, इन तीनों लोगों का वही रास्ता था जो रास्ता अम्बेडकर ने अपनाया। अम्बेडकर ने भी सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया, दलितों को न्याय दिलाने का प्रयास किया, स्त्रियों को न्याय दिलाने का प्रयास किया, और ठीक वैसे ही महात्मा बुद्ध का उद्देश्य भी यही था, कबीर का उद्देश्य भी यही था और ज्योतिबा फूले का भी उद्देश्य यही था। इसलिए उनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अब जातिवादी उत्पीड़न कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने कारण वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मता अनुयायी बन गए। ये भी बहुत नोट करने की बात है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है वो हिंदू धर्म हुआ है, अवश्य हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन इनका जो जीवन आगे जाते जाते हिंदू धर्म से इनको इतनी घृणा हो गई इस जातिवादी उत्पीड़न के कारण, और जो दलितों के साथ अन्याय होता था, तो इन्होंने क्या किया, बाद में हिंदू धर्म को छोड़ दिया और अपने 5 लाख फॉलोवर्स बोल सकते हैं, अनुयायी बोल सकते हैं, जो उनके साथ, जो इनकी जाति के थे, निम्न जाति के, दलित जाति के 5 लाख लोगों को लेकर के भारत छोड़कर ये श्रीलंका चले गए और वहां पर हिंदू धर्म को छोड़ दिया उन्होंने, और एक साथ अंबेडकर सहित 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसका कारण भी है कि हिंदू धर्म में समानता का भाव कम था, असमानता ज्यादा थी, जातिगत भेदभाव ज्यादा था, और बौद्ध धर्म में समतावादी दर्शन था। मतलब बौद्ध बन जाने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता। आपको जानकर हैरानी होगी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर, या आप सिख धर्म ले सकते हो, या काफी हद तक मुस्लिम धर्म है। यद्यपि मुस्लिम में तो ऐसा है कि भेदभाव है, छोटे बड़े का भेदभाव होता है। मुसलमानों के अंदर तो उच्च जाति भी होती है, निम्न जाति भी होती है, लेकिन ये जो 3 मैं आपको नाम बता रहा हूं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इसके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव नगण्य है, नहीं के बराबर है। मतलब अब देखिए, आर्थिक आधार पे कोई अमीर गरीब हो सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर उनके यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है। देखो, आर्थिक आधार पे तो कोई सारे समान हो ही नहीं सकते, किसी के पास पैसे ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। और दूसरा, शिक्षा के आधार पे भी बराबर नहीं हो सकते, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा। लेकिन बात यहाँ पर वो नहीं हो रही, आर्थिक आधार पे या शैक्षिक आधार पे नहीं हो रही है बात सामाजिक आधार पे हो रही है कि सामाजिक आधार पर भेदभाव हिंदू धर्म के अंदर उस समय बहुत ज्यादा था, और इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर ये जो भेदभाव है वो नहीं के बराबर था। इसलिए इन्होंने जो है हिंदू धर्म छोड़ करके और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये क्वेश्चन यदि आ जाता है तो ये काम उन्होंने
जो किया है वो 14 अक्टूबर 1956 को किया। वो श्रीलंका चले गए, वहां पर जाकर हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर आगे आता है भारतीय संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में जब जब नाम आएगा तो पहला नाम, सर्वोपरि नाम, सबसे अग्रणी पंक्ति में जो नाम आएगा वो आएगा आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने भारतीय संविधान बनाया उनमें अंबेडकर का योगदान सबसे ज्यादा याद किया जाएगा, उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी। यद्यपि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की को भी भूमिका कम नहीं थी, उनका योगदान भी बड़ा था। इसके अलावा और भी कई लोग थे, लेकिन सबसे अधिक भूमिका में यदि नाम आएगा तो वो आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। जब अपन पाठ में आगे बढ़ते हैं तो अब ये जो पाठ यहाँ पर आपके दिया हुआ है, जिस पाठ का नाम आप लोगों ने पढ़ा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो पाठ लिया हुआ है ये आपके इनके द्वारा एक प्रसिद्ध स्पीच था, भाषण था, जिसका परिचय पहले आपने पढ़ा है, जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी जानना आपको जरूरी है कि यहाँ पर जो पाठ दिया हुआ है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन या श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये लिया हुआ कहाँ से है? तो इनका एक प्रसिद्ध भाषण था जो 1936 के अंदर छपा, उसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस भाषण का ही एक अंश ये है जिसका हिंदी रूपांतरण, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने तो अंग्रेजी में लिखा और उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है ललित सिंह यादव, एक लेखक है जिनका नाम है, जो अनुवादक है। देखो, एक अनुवादक होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना जानता है। तो ललित सिंह यादव ने इसको, ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसको अलग नाम से रूपांतरित किया, जिसका नाम रखा जाति भेद का उच्छेद। और ये भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्ण सहमति नहीं बनी। इस कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और ये पढ़ा नहीं सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप प्रकाशित कर दिया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। इसके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अब आप जब ये पाठ पढ़ोगे ना तो यहां पर महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता चलूं कि ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो ये ऊपर आपके दिया हुआ है, वहां से लिया हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका एक भाषण है जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं बताता चलूं 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। उसका नाम चेंज किया और नाम रखा जाति भेद का उच्छेद, हिंदी में नाम रखा जाति भेद का उच्छेद। और ललित सिंह यादव करके जो एक लेखक है, उन्होंने उसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेटेड किया। अब इस पाठ में क्या है कि अंबेडकर ने, देखो पाठ का नाम जो यहाँ शीर्षक अपने रखा हुआ है वो तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, लेकिन इसके अंदर आपको 3 प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ना होगा इस पाठ के अंदर, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अब आप देखो ये इन 3 चैप्टर के इर्द गिर्द घिरा हुआ पाठ है। यदि आप इस पाठ को पढ़ोगे ना तो यद्यपि अंतिम उद्देश्य ये जो भाषण था इसका देने का भी अंबेडकर का यही प्रयास था कि समाज के अंदर समानता स्थापित कैसे हो, मतलब जातिगत आधार पे किस प्रकार दलित और उच्च जाति के बीच की खाई को पाटा जाए, कैसे दलितों को न्याय दिलाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये 3 प्रमुख बिंदु रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। देखो, समानता का अर्थ होता है कि सब स्तर पर हर व्यक्ति, कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, समान हो। स्वतंत्रता का मतलब है सबको बराबर की आज़ादी मिले, और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। तो ये 3 बिंदुओं के ऊपर ये पाठ लिखा हुआ है और अपन ये पाठ 3 बिंदुओं के ऊपर पढ़ेंगे। यहां तक आपकी परिचय था। अब अपन पाठ शुरू करते हैं। तो जो उन्होंने भाषण दिया वो क्या कहते हैं अपने भाषण के अंदर अंबेडकर, कि विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में मतलब अपन 21वीं शताब्दी में बढ़ रहे हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, कई नए ग्रहों का खोज कर रही है, लेकिन अंबेडकर बड़े दुख के साथ इस भाषण में कहते हैं, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण दिया उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई अपन दुनिया के जो है पूरी दुनिया के नक्शे कदम पर देखा जाए तो भारत अच्छे लोकतंत्र में गिना जाता है, अच्छे देशों में गिना जाता है, विश्व गुरु गिना जाता है और सोने की चिड़िया गिना जाता है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक का मतलब होता है जो जातिवाद का
पालन पोषण करते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद को आगे बढ़ाते हैं। जातिवाद पोषक का मतलब क्या, वो बड़ी हैरानी से दुख से कहते हैं कि आज भी जातिवाद उतना ही है जितना पहले था। इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि भाई आज भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कौन तर्क देते हैं? ये तर्क वे लोग देते हैं जो जाति प्रथा को सही मानते हैं, जो जाति प्रथा को न्याय संगत ठहराते हैं, जो जातिवाद के पोषक है, जो जातिवाद को बुरा नहीं मानते। तो अंबेडकर का मानना है कि वे लोग क्या तर्क देते हैं? वे लोग तर्क ये देते हैं कि यदि कार्य कुशलता, यदि श्रम विभाजन को आप सही रखना चाहते हैं तो इसके लिए तो सबसे बड़ा कारण जो है वो आपके जाति प्रथा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जाति प्रथा यदि नहीं रखोगे आप, यदि जाति प्रथा को आप खत्म कर दोगे तो फिर श्रम विभाजन का जो ढांचा है, जो मेहनत का बंटवारा है, जो काम का बंटवारा है, वो सही स्तर पर नहीं रह सकता है। इसलिए जो ये पोषक है जातिवाद के, ये लोग मानते हैं कि हाँ ये होना आवश्यक है, इसलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब अंबेडकर ने, देखो इसमें पैराग्राफ में क्या बताया गया, अंबेडकर ने अपने भाषण के अंदर क्या बात बताई, मैं जल्दी से वापस इसको बता देता हूं। अंबेडकर ने जो है 3 तत्व बताए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो जब वो अपना भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई इस दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न पंथ, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, और उसके बीच जातिवाद का होना बहुत ही दुख की बात है। तो जो जातिवाद को बुरा नहीं मानते उन लोगों का तर्क है, अंबेडकर बताते हैं हमें, वे लोग कहते हैं कि भाई जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जातिवाद तब तक सही है जब तक श्रम विभाजन हो, मतलब काम का बंटवारा, मेहनत का बंटवारा। इसलिए उनकी नजर में जातिवाद कोई बुराई नहीं है। लेकिन अंबेडकर वापस उनको उत्तर देते हैं कि भाई मान लीजिए दुनिया के कई देशों में ऐसा है कि श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा मान लो किसी आधार पर किया गया है, लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर काम का बंटवारा जाति के आधार पर किया गया। बिल्कुल सही बात है। यदि अपन नजर डालें प्राचीन 4 वर्णों पर, 4 वर्ण जो थे, ब्राह्मण यानी कि पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेते थे, पराक्रम दिखाते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र और जो छोटे काम जो करते थे, छोटे मोटे चमड़े का काम करना, जूते बनाना, मरे हुए पशुओं को उठाना, जो नालियां साफ करना, शौचालय साफ करना। तो वो जो बात है वो जातिवाद के पोषक ये कहते हैं कि भाई काम का बंटवारा जातियों के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए जातिवाद को कैसे खत्म करोगे आप? जातिवाद तो अनिवार्य है हमारे समाज के अंदर, जातिवाद को आप समूल नष्ट नहीं कर सकते, जड़ के साथ खत्म नहीं कर सकते। तब अंबेडकर ने उनको वापस उत्तर दिया कि हाँ ये मान सकते हैं कि श्रम विभाजन भी जरूरी है, काम का बंटवारा जरूरी है, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, किस स्तर का करेगा, ये सही है। दुनिया में भी कई देशों में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अंबेडकर ने इस बात का सरासर विरोध किया कि आप जाति के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को छोटा काम दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब अपन पाठ में आगे बढ़ते हैं तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत, यानी सबसे खराब सिद्धांत क्या है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब अंबेडकर ने इसका एक विरोध इस तरह भी किया है। अंबेडकर कहता है कि यदि जाति आधारित श्रम विभाजन करोगे, आप काम का बंटवारा करोगे, तो एक प्रॉब्लम यह होती है कि मान लो किसी व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लीजिए सुनार जाति में किसी का जन्म हुआ है, तो जन्म से पहले ही
जब से बच्चा गर्भ धारण किया तभी से तय कर लिया कि ये जो बच्चा होगा ना, ये सोने का काम करेगा, वो सुनार का काम ही करेगा। भले ही उसकी रुचि नहीं है उसमें, भले ही उसमें उसका काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पहले से उसको तय कर दिया जाता। तो अम्बेडकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए जाति प्रथा होना एक अलग बुराई है, उसके साथ साथ ये भी एक बुराई पैदा हो जाती है उसके पीछे पीछे, कि आप उसकी इच्छा के बिना ही उसको पैसे से बांध देते हो कि इस जाति का व्यक्ति है, फलानी जाति का व्यक्ति है, इसलिए फलाना काम करना पड़ेगा। तो ये इसकी बुराई बता रहे हैं अम्बेडकर कि भाई जाति प्रथा तो बुरी है, लेकिन जाति प्रथा के कारण जो आप जिस काम से बंध गए हो, बिना रुचि के वो काम कर रहे हो, वो भी खराब है। अब आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा पैसे का दोष पूर्व निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए पैसे से बांध देती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो। अब अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा की ये सबसे बड़ी फॉल्ट है, कमी है, कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को किसी एक पैसे से बांध देती, चाहे उसका भले ही भरण पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे उसका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये भी एक तरह की खोट है। अब आप देखो, यहां पर हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख इसका आधार है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। मतलब अम्बेडकर यहाँ बताते हैं कि देखो, कोई आदमी अपना काम करता है, इस पैराग्राफ के अंदर बता रहे हैं, तो उसकी इच्छा पे डिपेंड होता है कि उस काम में उसकी रुचि है अथवा नहीं है, वो काम उसको करना आता है कि नहीं आता है, या उस काम से उसका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो अगर कोई आदमी जाति से बंधा हुआ होगा ना, और जाति के आधार पर यदि वो श्रम करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक तो उसकी रुचि से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दूसरा उसके लिए उपयुक्त है अनुपयुक्त है उसका भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के अम्बेडकर ये कहना चाहते हैं कि इस आधार पर उसके साथ दो तरह के शोषण होना शुरू हो जाते हैं। एक तो शोषण जातिवाद वाला है ही, और दूसरा उसके साथ वो काम भी उसको रुचिकर नहीं लग रहा है, वो काम भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उस काम में भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक समस्या और हो जाएगी। तो मतलब वो बताना ये चाहते हैं कि यदि जाति प्रथा श्रम विभाजन के आधार पे है, क्योंकि तर्क देते हैं, देखो हिंदुस्तान के अंदर लोग जातिवाद के क्यों बढ़ा रहे हैं, तो जातिवाद बढ़ाने का कारण ये बताते हैं कि जातिवाद मजबूरी हो गई। जो कहते हैं ना जातिवाद में कोई बुराई नहीं, वो कहते हैं जातिवाद एक मजबूरी हो गई, क्योंकि यदि आप जातिवाद नहीं करोगे, जातिगत व्यवस्था नहीं करोगे, तो काम का बंटवारा नहीं होगा, काम का बंटवारा नहीं होगा तो कई लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन अम्बेडकर ने वापस इस बात का जवाब दिया कि यदि आप श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा जाति आधारित करोगे, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि वो व्यक्ति ना तो अपनी रुचि से काम कर पाएगा, ना उसको सही तरीके से उसका जो है मेहनता ना मिल पाएगा, ना उसका उसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा। अब देखिए ऊपर जो इसी पार्ट के अंदर इन्होंने अम्बेडकर ने अपने द एलिएशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो अंग्रेजी का भाषण है, उसके अंदर वो कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होगा। जो पीछे आपने चीज पढ़ी थी वो तो था जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी कि वो तर्क देने वाले लोगों ने जाति प्रथा का कारण बताया था श्रम विभाजन, वो तो अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अम्बेडकर ने उसका विरोध किस आधार पे किया, देखो पीछे वाले टॉपिक में दो ही बातें ध्यान रखने की है कि अम्बेडकर जातिवाद का विरोध क्यों करते हैं। उसका कारण यह है कि जातिवाद के कारण जो श्रम विभाजन होता है, वो श्रम विभाजन के अंदर जो लोग बंधे हुए हैं, उस काम में मान लो उसकी रुचि नहीं है फिर भी उसको करना पड़ता है, उसके लिए वो पेट भरने पर्याप्त नहीं है फिर भी करना पड़ता है। तो अम्बेडकर ने कहा जातिवाद सही कैसे हुआ, ना तो जातिवाद सही हुआ ना वो श्रम विभाजन सही हुआ। और पोषकों का ये मानना है जो जातिवाद का समर्थन करते हैं कि जातिवाद होना चाहिए, वो कहते हैं कि यदि जातिवाद होगा ही नहीं तो श्रम का विभाजन ही नहीं होगा, काम का बंटवारा ही नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमें कौन सा काम करना है। उसके पारिवारिक वंश के आधार पे, उसके परिवार के आधार पे, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने के आधार पे उसकी मजबूरी है कि उस जाति में यदि उसने जन्म लिया है, यदि लोहार के घर में जन्म लिया है तो लोहे का काम, सुनार के घर में जन्म लिया है सोने का काम, तो वो करना ही पड़ेगा उसको। फिर दूसरा जो भाग है इस पाठ का, एक भाग अपन पूरा कर चुके हैं जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है, अब दूसरा जो भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मतलब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे हिसाब से एक आइडियल सोसाइटी, मतलब एक आदर्श समाज क्या होना चाहिए, एक अच्छा समाज क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर
अंबेडकर ने 3 बातें जो है रखी थी, आपको पहले से ही ये चीज पता है कि अंबेडकर ने कहा कि भाई एक आदर्श समाज वही हो सकता है जिसमें 3 चीजें हो। देखो उस समाज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि एक तो उस समाज के अंदर समानता होनी चाहिए, दूसरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तीसरी है भ्रातृता यानी भाईचारा होना चाहिए। जो ऊपर हेडिंग रखा है ना, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये कौन बोल रहे हैं? अंबेडकर बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से एक अच्छा समाज क्या है, एक आदर्श जो आइडियल सोसाइटी क्या है, जो गुड सोसाइटी क्या है, मतलब जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति बिना भेदभाव के रह सकता है। तो अंबेडकर ने 3 बातें बताई कि एक तो उस समाज में समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब सबको अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए सबको। अब स्वतंत्रता किसी, खाने पीने की, उठने बैठने की, आने जाने की, पढ़ने लिखने की, त्योहार मनाने की, मनवांछित कपड़े पहनने की, मतलब अनेकों प्रकार की। और तीसरा है भाईचारा। तो अंबेडकर जब इसका वर्णन करेंगे तो आप लोग इसके अंदर पढ़ोगे कि भाई समानता वाले में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, समानता वाली भी ठीक बात है, समानता भी ठीक है। दूसरी जो है आपकी स्वतंत्रता वाली है, उसके अंदर भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, वो भी ठीक है। लेकिन तीसरा जो है भाईचारा, वो जो बात है उसके अंदर काफी हद तक अपन देखते हैं कि परेशानी होगी, क्योंकि भाईचारा एक ऐसी चीज है जो कोई नियम बना के, कानून बना के या किसी को दबा करके तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि भाईचारा एक ऐसी चीज है जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी को ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। अब समानता वाले में भी काफी हद तक भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हाँ ये मानता हूं कि उसके अंदर भी जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, कि आर्थिक आधार पर सब लोग समान नहीं हो सकते, शैक्षिक जो योग्यता के आधार पर भी सब समान नहीं हो सकते, लेकिन काफी हद तक वो कहते हैं कि समान होने चाहिए, मतलब कम से कम अधिकार उसको समान मिलने चाहिए, अवसर उसको समान मिलने चाहिए। जैसे पढ़ने का समानता होनी चाहिए, जो है उसको किसी प्रकार की काम करने की समानता होनी चाहिए, कोई भी योग्यता की समानता होनी चाहिए वो। और स्वतंत्रता का मतलब जो तो अधिकार आपको संविधान में दे ही दिए गए। तो अब जब अपन तीनों को यहाँ पर पढ़ेंगे तो अंबेडकर इन तीनों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है आपकी, इन्होंने जो बताया है वो समानता है। तो वो कहते हैं जाति प्रथा के खेदजनक परिणाम निरसगाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग उब गए होंगे, यह स्वाभाविक भी नहीं। तब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू पर आता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना जाएंगे, यदि मैं जाति के विरुद्ध हूं तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो उसका उत्तर होगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता पर आधारित समाज, जो मैंने पहले आपको बता रहा था। अंबेडकर कह रहे हैं कि यही आदर्श समाज है जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो और भाईचारा हो। तो सबसे पहले इन्होंने जो चीज ली है वो ली है आपकी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन, देखो स्वतंत्रता किस किस चीज की, आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, इसमें कोई किसी को विरोध नहीं होगा। उसके अलावा संपत्ति का अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार है, या फिर स्वस्थ रहने का अधिकार है। मतलब ये जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया ना कि स्वतंत्रता में किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार स्वतंत्र अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, बल्कि दासता में वो स्थिति भी है जिसके अंदर कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों को पालन के लिए विवश होना पड़ता है। तो स्वतंत्रता के अंदर जो इन्होंने व्याख्या दी है। दूसरा जो उन्होंने बताया आपके सामने आ रहा है दूसरे पैराग्राफ के अंदर, समता। समता का मतलब होता है समानता। अब समानता का नारा केवल भारत में ही नहीं है, देखो कई दुनिया के अंदर कई क्रांतियां हुई, कई आंदोलन हुए, कई बड़े बड़े जो एक्शन हुए जिसके अंदर समानता की बात उठी। फ्रांसीसी क्रांति है, रूसी क्रांति है, और भी कई क्रांतियां जिसके अंदर ये आवाज उठी थी। अब देखिए दो आधार पर समानता की बात की है, एक तो शारीरिक वंश परंपरा, एक सामाजिक उत्तराधिकार। शारीरिक वंश परंपरा का आधार है मतलब आपका जो वंश है, जो आपका परिवार है उसके आधार पर, और दूसरा उत्तराधिकार। उत्तराधिकार मतलब जो पिता काम कर रहा है वो पुत्र को करना
अनिवार्य हो जाता है, उस आधार पे भी समानता का प्रयास किया जाए। और तीसरा इन्होंने कहा है मनुष्य के अपने प्रयास, 3 आधारों पर समान होने चाहिए। एक शारीरिक वंश पर, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि भीमराव अंबेडकर ने मनुष्य की क्षमता को किन 3 आधारों पर बताया है। तो पहला शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयास। 3 आधारों पर उसको समानता का बताया है। अब देखिए उसके अंदर बहुत सी बातें आ जाती है कि जब समानता की आप बात करोगे तो वहां भी कई रोड़े अटकेंगे। यद्यपि अंबेडकर ने यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर क्लियरली मान लिया कि पूर्ण रूपेण समानता, तो अंबेडकर कहते हैं मैं भी नहीं मानता कि कोई समाज, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समान हो जाएंगे, सारे एक जैसे हो जाएंगे कि 100% सबको समानता का अधिकार मिल जाएगा। यद्यपि स्वतंत्रता पर उनकी कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं था। उनको कहा कि देश यदि आजाद हो गया तो स्वतंत्रता तो सबको मिलनी चाहिए। उसके अंदर तो उन्होंने अपने आदर्श समाज में पहला जो पॉइंट था ना स्वतंत्रता, उसके अंदर तो उन्होंने कहा कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक तो आज़ादी का कोई व्यर्थ ही मतलब है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कुछ लोगों की आज़ादी हो जाएगी, लेकिन दूसरे के अंदर देखो अंबेडकर को भी कुछ शक था। उनका मानना था कि पूरी दुनिया एक समान थोड़ी हो सकती है, ना आर्थिक आधार पे, ना सामाजिक आधार पे, ना शारीरिक आधार पे, किसी आधार पे नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा काफी हद तक मतलब समानता होनी चाहिए, मतलब पढ़ने लिखने की समानता होनी चाहिए, जैसे कपड़े पहनने की समानता होनी चाहिए, रंग भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, ये समानताएं होनी चाहिए। मतलब उनकी परिभाषा को आप डीपली समझो कि अंबेडकर ये कहना चाहते हैं कि समानता का मतलब क्या, कि आप, अंबेडकर ये नहीं बोल रहा है कि सबके पास एक समान पैसे हो जाए, सब एक जैसे टैलेंट हो जाए, सब एक जैसे धनवान हो जाए, सब एक जैसे रंग वाले हो जाए, सब एक जैसे घरों में रहने लग जाए। नहीं, उनका कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि समानता का मतलब ये है कि अवसर समान मिलने चाहिए, जो अधिकार है वो समान मिलने चाहिए। मतलब 2 जने, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं कि 2 जने एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक जैसा ही उनका टैलेंट है, एक जैसी वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन दोनों को जाति में अलग होने के कारण समान अवसर नहीं मिलते। अंबेडकर कह रहे हैं वो मिटना चाहिए। तो काफी हद तक अंबेडकर की इस बात को, जो इन्होंने कहा, वर्तमान में लागू भी है कि जाति के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो उनका पॉइंट है वो है भाईचारा। समता का तो पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया, जिसके बारे में बहुत सी व्याख्या इन्होंने की, और समानता में क्या क्या रोड़े अटकेंगे उसको भी बताया। समानता के 3 तत्व भी बताए, आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा। समानता का एक तो उत्तराधिकार है, एक अपने प्रयास है, 3 ये पॉइंट बताए थे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं भी व्यवहारिक तौर पे ये मानता हूं कि समानता पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो सकती है। तो ये 3 जो पॉइंट बताए, उसके बाद अपना ये जो पार्ट है वो पूरा हो जाता है। 2 भाग थे पार्ट के, मैं वापस बता दूं आपको। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसके बारे में आपको पूरा मैंने समझाया। दूसरा था मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके अंदर उन्होंने 3 तत्व बताए, अपनी आदर्श समाज के 3 तत्व बताए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा थी, उसके अंदर ये बताने का प्रयास किया कि आजकल भी जातिवाद है, उसको खत्म करना चाहिए। तो उन लोगों का भी नाम लिया जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है? तो इसके अंदर आपको 5 पॉइंटों के अंदर जो प्रश्न का उत्तर देना है। अम्बेडकर ने ये तर्क दिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक ही रूप नहीं है। अम्बेडकर ये नहीं कहते कि जाति प्रथा श्रम विभाजन, वो कहते नहीं है। तो पहला उन्होंने कहा श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, पहला विरोध किया उन्होंने। दूसरा, उनकी क्षमताओं की उपेक्षा की जाती, मतलब जो उसके अंदर एबिलिटी होती है, जो काबिलियत होती है, उसका इग्नोर किया जाता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि उसका पैसा जो होता है ना, काम धंधा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, इसलिए ये गलत है। चौथा, उन्होंने बोला व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती। अगर आप श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर, तो आप काम बदल नहीं सकते। और पांचवा, उन्होंने बोला कि संकट आ जाए कोई भी, मान लीजिए आप कोई उस काम को करने में सक्षम नहीं भी हो, ऐसी हालात भी पैदा हो जाए, तो आप काम नहीं बदल सकते। इसलिए इन्होंने कहा जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मेरी नजर में सही नहीं है। उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? बिल्कुल सही बात है। देखो कि जाति प्रथा के कारण भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी और भूखमरी भी बढ़ रही है। तो इसका कारण ये आप मान चलो, अंबेडकर का ये मानना था कि देखो एक बुराई के पीछे 2 और बुराई आ जाती है। पहली बुराई कौन सी? जाति प्रथा। उसके पीछे 2 और बुराइयां कौन सी?
पहली बेरोजगारी और दूसरी भूखमरी। तो अगर आप जातिवाद को खत्म कर दोगे तो काफी हद तक बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, और जातिवाद को खत्म कर दोगे तो काफी हद तक जो है वो आपकी भूखमरी भी खत्म हो जाएगी। कैसे कि जाति के आधार पे बहुत से काम बंट, अब देखो भूखमरी और बेरोजगारी कैसे है जातिवाद के आधार पे, इसका उत्तर आपको कैसे देना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी अमुक जाति के होने के कारण किसी काम धंधे से बंधे हुए हैं। मान लीजिए उनकी उसमें रुचि नहीं है, वो काम वो करने में इच्छुक नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरा काम तो कर नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि जो बेरोजगार है, रोजगार उनके पास नहीं है, काम धंधा नहीं है, वो आजीविका नहीं कमा रहे हैं, तो वो भूखमरी का शिकार बनेंगे। तो जातिवाद ये दो समस्याएं भी पैदा करता है। तीसरा प्रश्न, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? देखो, अब यदि कानूनी रूप से देखा जाए तो दासता का कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब दासता शब्द की अर्थ ही बेमानी है। कानूनी रूप से दासता शब्द व्याख्या में नहीं आता, कानून में कहीं दासता शब्द का उल्लेख नहीं है। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो दासता का अर्थ होता है गुलामी, मतलब कोई पैसा देकर या उसको जो उसका कीमत देकर काम नहीं करवाया जाना, बल्कि केवल भोजन के बदले या केवल कपड़ों के बदले काम करवाया जाना दासता कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मांगने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क है? अब देखो, ये दो चीजें बताई, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार। शारीरिक वंश परंपरा का अर्थ यह है कि आपने इस वंश में जन्म लिया है, ये कार्य करना है। उत्तराधिकार का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, बलवान का बेटा बलवान बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी यदि आप समाज में असमानता फैल रही है तो वो उसको कैसे गलत मान रहे हैं? तो इसके पीछे कारण यह है, अंबेडकर कह रहे हैं कि मान लीजिए शारीरिक वंश परंपरा के अंतर्गत भी आपका पारिवारिक काम धंधा कोई कर भी रहे हो, लेकिन उसमें यदि आपको करने की काबिलियत नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। उत्तराधिकार मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वकील का जो बेटा है उसकी वकील के हुनर हो, गुण हो, या वो वकील बनने का इच्छुक हो, तो उस नजरिए से वो गलत माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहे? बिल्कुल सही बात है, उन्मूलन जड़ से खत्म करना, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हम लेखक के इस कथन से सहमत है कि जब तक आप भावनात्मक समानता स्थापित नहीं करोगे, यानी मन से सबको समान नहीं मानोगे, तब तक जातिवाद का उन्मूलन नहीं होगा, और जब तक जातिवाद का उन्मूलन नहीं होगा तब तक जो स्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। इसका उत्तर यह है कि मतलब आपको पक्ष में देना है। कोई प्रश्न पूछा जाए कि आप सहमत है अथवा नहीं, तो आप उसमें लेखक के विचार से सहमत या असहमत होना पड़ता है। लेखक ये चीज उस बात से सहमत है तो आप भी सहमत होइए, यदि लेखक असहमत है तो आपको भी असहमत होना पड़ता है। उसके बाद छठा प्रश्न, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक है भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? अब देखिए कि अपने आदर्श समाज के 3 तत्व बताए, स्वतंत्रता, समांतरता और भ्रातृता। अब आप देखो, लेखक ने प्रश्न ये पूछा है, क्या भ्रातृता यानी भाई शब्द से बना है? भ्रातृता यानी भाईचारा। तो लेखक ने ये प्रश्न खड़ा किया है, क्या अंबेडकर ने इसमें स्त्रियों को रखा है, केवल पुरुषों को रखा है? तो हाँ, इसमें आपको ये लिखना है कि भ्रातृता जो है वो बहुवचन के संदर्भ में दिया हुआ है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल है। बहनचारा होता नहीं, क्योंकि भाईचारा का मतलब इसमें स्त्री भी शामिल हो गई। यदि स्त्रियों में आपस में प्रेम है, यदि वो साथ मिलजुल के रहते हैं, तो उसको बहनचारा नहीं बोलते, अपन भाईचारा ही बोलते हैं, भ्रातृता ही बोलते हैं, बहनता नहीं बोला जाता। इसलिए उत्तर आप इसमें ये लिखोगे कि हाँ, इसमें अंबेडकर ने जो है स्त्रियों को भी शामिल किया है। इस प्रकार आपने जो है ये जो पाठ पढ़ा, इसके 6 जो है प्रश्न पढ़े, और इस अंतिम वीडियो के साथ जो अपना गद्य भाग है आरोह का, वो लगभग मैं पूरा कर चुका हूँ। ये आपके गद्य भाग का अंतिम पाठ है, जिसका नाम था श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। जल्दी ही हम किसी काव्य भाग के नए अंश के साथ, नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद।